जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन नईम है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से रखी गई है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमारा जो कोर्स है वो प्राइस एक्शन का चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अलर्ट दे दूं कि ये जो क्लास है सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। ये मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। आप इसको कॉपी या रिकॉर्ड नहीं कर सकते और किसी को दे भी नहीं सकते। तो आज का जो हमारा जो कोर्स चल रहा है वो है प्राइस एक्शन। अभी बेसिक हमारा चल रहा है। तो बेसिक का इंशाल्लाह अभी क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने साथ साथ इसको नोट भी करते जाना है, अपने पास नोटबुक भी रखनी है। तो पिछली क्लास में कहाँ पे एंड हुई थी? पिछली क्लास किसी को याद है? पिछली क्लास इस स्लाइड पे एंड हुई थी। अच्छा, यहीं से स्टार्ट करते हैं चले। तो सबसे पहली चीज़ है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, इनको मैं डीपली पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि एक किस्म की दीवार होती है, ऑर्डर की दीवार होती है, पेंडिंग ऑर्डर की दीवार होती है। ठीक है। तो अब जो है विच टाइम फ्रेम यूज फॉर एनालिसिस बाय अ ट्रेडर, जो डे ट्रेडर होता है, रिटेल ट्रेडर होता है, जिसको हम कहते हैं दिहाड़ीदार ट्रेडर, जो कहता है रोजाना मैं कुछ ना कुछ मार्केट से लेके जाऊं, कुछ ना कुछ बना के जाऊं, तो वो क्या करता है, उसको हम कहते हैं डे ट्रेडर। ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो महीनों सालों की एक ही ट्रेड एक्टिव रखते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं। ठीक हो गया। तो आप, मैं और हमारे जैसे जो दूसरे ट्रेडर हैं इनको डे ट्रेडर कहा जाता है, जो एक दिन में अपना कहते हैं कुछ ना कुछ हमारा बन जाए। ठीक है। तो डेली का वैसे टारगेट सेट करना अच्छी बात नहीं है। जो ट्रेडर होते हैं ना अपना वीकली और मंथली टारगेट सेट करते हैं। वैसे एक बात आ गई, मैंने कहा बता दूं। तो अब टाइम फ्रेम कौन सा यूज करता है? जो डे ट्रेडर होता है। ठीक है। डे ट्रेडर एनालिसिस करने के लिए, मतलब अपने एनालिसिस करने के लिए जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता है वो क्या होता है? डे 1 और H4 टाइम फ्रेम भी मैं बता चुका हूँ क्या होता है। तो अभी सिंपली मैं बता देता हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता है, डे 1 और H4 का। और जब एंट्री लेता है ना तो उससे एक दो टाइम फ्रेम, मतलब H1 या M30 में आके लेता है। चाहे डे 1 में एनालिसिस करे या H4 में, एंट्री आके कहाँ पे लेगा? M30 या H1 में। ठीक है। उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल होते हैं वो फेल क्यों होते हैं? एक तो आपको कैंडल्स को रीड करना करेक्टली नहीं आता। हकीकत बात है, मैं फिर बात करूंगा, लंबी हो जाएगी, कि जितने ट्रेडर्स हैं, जितने बड़े दुनिया के मेथड हैं, ठीक है, चाहे कोई भी दुनिया का मेथड है, अगर आप कैंडल्स को अच्छे तरीके से रीड नहीं कर सकते तो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप कैंडल्स को करेक्टली रीड नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिट मार्केट से नहीं बना सकते। ठीक है। तो प्राइस एक्शन का काम ही यही है कि कैंडल्स को रीड करना है। तो कैंडल्स को कैसे रीड करना है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन यहाँ पे दे देता हूँ। बाकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह मजीद आगे चलते रहेंगे तो साथ साथ ये बातें चलती रहेंगी। मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताना जब शो हो जाए चार्ट। तो इधर बफरिंग हो रही है, ये देख लेते हैं। जी, ये यूरो यूएसडी का बल्कि ये तो और बीटीसी का चार्ट है। मैं जरा यूरो यूएसडी का चार्ट खोल लेता हूँ। किसी भी करेंसी का खोलें, ठीक है, जो करेंसी भी आप चाहें उसका चार्ट आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ये लाइनें मैंने पहले से ड्रा की हुई थी, इनको जरा क्या करते हैं, को कर देते हैं डिलीट। ठीक है। ये आप लोगों के काम की नहीं है, चले इनको छोड़ दें। अच्छा, ये मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं कि क्या करना है आप लोगों ने। अप की कैंडल और डाउन की कैंडल क्या होती है, इस पे बात हो गई थी ना? जी बोले बोले बोले, जल्दी जल्दी, टाइम कम है जी। जी सर, हो गई। डाउन की जो होती है कैंडल कौन सी होती है और अप की कौन सी होती है, ये बात हो गई थी। ठीक है। और ये कैंडल एक बड़ी है एक छोटी है, ये क्यों है, एक ये बात है। ठीक है। जिस कैंडल पे मूवमेंट ज्यादा होगी, रेट ज्यादा गिरा है या रेट बड़ी कैंडल बन गई, जिस पे ज्यादा रेट बढ़ा है, यानी कि किसी दो करेंसियों का जो रेट चल रहा होता है,
तो पेयर में काम करते हैं ना, हम एक करेंसी में तो नहीं करते। तो उनका आपस का जो एक्सचेंज रेट है अगर बड़ा है तो वो क्या होगा, ये कैंडल भी बड़ी बनेगी। जब कम बढ़ेगा तो ये छोटी बनेगी। सही है। देखिए रेट साथ चल रहा है, एक ही जगह पे रेट नहीं रुकता, ये तो चलता रहता है ना। ठीक है, तो ये रेट चलता रहता है, ये देखिए चल रहा है, नजर आ रहा है सबको। इसको मैं मजीद आप लोगों को वाजे करके दिखा देता हूँ जी। अब नजर आ रहा है, देखिए रेट चल रहा है, रुका हुआ तो नहीं है ना एक जगह पे। क्या हो रहा है, कभी 1.15 687 हो जाता है, कभी 83 हो जाता है, कभी देखिए चल रहा है ना साइड से। बोले 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 जल्दी जल्दी। जी सर बिल्कुल चल रहा है। चल रहा है, इसका मतलब जितना ऊपर होगा तो इसका मतलब है ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा तो नीचे आ गया रेट। ये इनका एक्सचेंज रेट है। मिसाल के तौर पर यूरो यूएसडी दो करेंसियां होती हैं, देखें यूरो बेस करेंसी है, यूएसडी इसके मुकाबले में ड्राइव्ड करेंसी है। ठीक है, तो इसका मतलब है यूरो के बदले अगर एक यूएसडी का रेट इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो वो ये है, ये जो साथ चल रहा है। समझ आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं जी, समझ आ रही है मेरी बात की। यूरो यूएसडी, अभी यहाँ पे करेंसी चेंज कर दूं तो उसका रेट आ जाएगा। ठीक है, तो दो करेंसियां होती है, एक होती है बेस करेंसी जिसके बदले दूसरी करेंसी खरीदी या बेची जाए। अब यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अभी आपको लगे यूरो जो है ना, यूरो की वैल्यू बढ़ रही है, यूरो यूएसडी की बात नहीं कर रहा, यूरो की वैल्यू बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे यूरो इस्तेमाल होता है, वो मतलब उसकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है और यूरो करेंसी क्या कर रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो आप यहाँ पे आके बाय की एंट्री लगाएंगे या सेल की एंट्री लगाएंगे? जी बोले 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 जल्दी जल्दी सर। सर बाय की एंट्री लगाएंगे। बाय की एंट्री लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये बेस्ड करेंसी है, इसी के बदले क्योंकि ये मजबूत हो रही है तो इसका मतलब है ये रेट ऊपर जाएगा, यूरो का, यूरो यूएसडी का रेट ऊपर जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, अगर यूएसडी स्ट्रांग हो रही हो और यूरो ना हो रही हो, ठीक है, अमेरिकन जहाँ पे डॉलर इस्तेमाल होता है वो वहां पे कारोबार अच्छा होने लग जाए, इकोनॉमी मजबूत होने लग जाए, तो आप यहाँ पे आके क्या करोगे जी? बोले 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 बोले, बाय करोगे यूरो यूएसडी, सेल करोगे? सर यूएसडी को बाय करेंगे सर। यूएसडी को बाय करेंगे। चले और कोई जल्दी जल्दी बताओ जी। अहमद, सैफ, बोलो यार जल्दी। फैसल? जी सर बाय करेंगे सर। अच्छा जी बाय करेंगे। चले अब सुने मेरी बात, यहाँ पे बाय नहीं करना। देखिए यूएसडी जो है ना ये इसके बदले में है, ठीक है, एक दूसरे का मवाजना करना है। अब देखिए यूरो जब महंगा हो रहा था, इसका मतलब है यूरो यूएसडी के मुकाबले में भी महंगा हो रहा है। अब यहाँ पे यूएसडी महंगा हो रहा है तो इसका मतलब है यूरो के मुकाबले में यूएसडी जब महंगा होगा तो रेट नीचे आएगा। इधर ही समझ आ गई कि अब मजीद डिटेल में समझाऊं? बोले 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 जल्दी जल्दी। सर डिटेल में आ गया सर, डिटेल नहीं आ रही। डिटेल में समझा, चले मैं समझाता हूँ। देखिए अगर एक मिसाल है, आप ये देखो यूरो का रेट था 150। अब सुनना, क्योंकि एक करेंसी नहीं है यहाँ पे, पेयर है, करेंसी का पेयर है, दो करेंसियां हैं। 150 था और यूएसडी का भी 150 था। अब सुने, ठीक है, यूएसडी का भी 150 था, तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा रेट जी? 1 का, ठीक है, मतलब एक यूरो के बदले एक यूएसडी मिलेगा क्योंकि रेट सेम है। ऐसे है ना, यहाँ पे क्या चल रहा होगा? 1 रेट क्या चल रहा होगा? ये 150 की क्या बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपीज की बात कर रहा हूँ। ये 150 पाकिस्तानी है, ये भी 150 पाकिस्तानी है, या किसी और मुल्क की करेंसी के मुकाबले में मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब जब आपस में इनका पेयर बनाएंगे तो इसका मतलब है एक यूरो के बदले आपको एक यूएसडी मिल जाएगा। जी बोले बोले, समझ आइए इस बात की? जी जी बिल्कुल समझ आइए जी। अब एक मिलेगा। अब मैं मिसाल देता हूं, यहाँ पे यूरो यूएसडी का पेयर बनाते हैं, अगर एक 150 का है दूसरा 150 का है तो इसका मतलब है एक के बदले एक मिलेगा। अब यहाँ पे यूरो हो जाए मजबूत पाकिस्तानी रुपीज में या किसी और कंट्री के मुकाबले में या अपने मुल्क में, इसकी वैल्यू हो जाए 300 महंगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे यूरो यूएसडी का जो पेयर चल रहा होगा यहाँ पे ये भी महंगा होगा, ऊपर जाएगा ना रेट।
क्योंकि यूरो बेस्ड करेंसी है। जब यूरो महंगा होगा तो ये भी महंगा होगा, ऊपर जाएगा। पहली करेंसी जो भी होती है ना, इसको बेस करेंसी कहते हैं, जो पहले लिखी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे यूरो जैसे ही महंगा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेट बढ़ेगा, मतलब एक की बजाय अब कितने मिलेंगे यूएसडी, एक यूरो के बदले दो मिलेंगे। गुड हो गया, दो। ऐसे होगा ना, अब समझ आइए मेरी बात की। अब इसके उलट करते हैं। अब मैं कह रहा था दूसरे जो मैंने सिनेरियो बनाया है कि यूएसडी की सेम रहे, सॉरी यूरो की सेम रहे 300, और यहाँ पे यूएसडी अगर बढ़ के 300 पे आ जाए, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ जाए 300 हो जाए, तो क्या वापस क्या करेगा, करेंसी डाउन नहीं आएगी, दो की बजाय फिर एक हो जाएगी, क्योंकि 300 के बदले एक, 300 एक के बदले एक मिल रहा है। ऐसे होगा ना। अब यूएसडी महंगा हुआ है और यूरो का वही रेट है पहले वाला, तो यूएसडी 300 का हो गया है, 300 रुपए का हो गया है। तो अब भी तो जब हम यूरो के बदले यूएसडी को खरीदने जाएंगे, अब तो एक के बदले एक मिलेगा, क्योंकि रेट बराबर हो गया है। बोले बोले बोले, तो सही बात है जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ऐसे होगा तो ये जो 2 रुपए यहाँ पे चल रहा था, ये भी तो एक हो जाएगा ना, जी बिल्कुल है। एक होगा ना। तो इसका मतलब है अब रेट यहाँ पे कम हुआ है या बढ़ा है? बोले 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 बोले, जल्दी जल्दी। यूएसडी के बढ़ने से यहाँ पे रेट कम हुआ है, 2 की बजाय 1 रुपए हो गया है, कम हुआ है ना। तो जब यहाँ जी, पे कम हुआ है। रेट गिरने वाला होता है, तो तब हम सेल करते हैं या बाय करते हैं? सेल करते हैं। सेल करते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि यहाँ पे जब यूएसडी की करेंसी स्ट्रांग होगी तो हम इसको यहाँ पे आके सेल करेंगे। मतलब जब इसको सिंपल ये ऐसे समझ लें, बच्चों वाले लहजे में मैं समझा देता हूं कि जो पहली करेंसी होती है अगर ये मजबूत होगी तो हम बाय करेंगे, और जब दूसरी करेंसी मजबूत होगी तो हम सेल करेंगे। अब क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। अब इसके उलट करते हैं, अगर पहली करेंसी क्या करे, कमजोर हो, तो ऑटोमेटिक इसका मतलब है दूसरी स्ट्रांग हो रही है तो कमजोर हो रही है, फिर हम सेल करेंगे। क्लियर? जी सर। चले, गुड हो गया। अब किसी का डाउट है तो अभी बता दे, क्योंकि इसके बगैर आगे कुछ नहीं समझ आना। क्लियर हो गया सबको? जी सर क्लियर हो गया। चले, गुड हो गया। अच्छा, अब बात क्या हो रही थी जी, ये एक्सचेंज रेट हो गया। अब तो कैंडल समझ आ गई होंगी ना, जब रेट बढ़ता रहता है तो ये वाली कैंडल बनती है, जब रेट गिरता रहता है तो ये वाली कैंडल बनती है। सिंपल सी बात है। और इसके अलावा अब कैंडल्स को रीड करना सिखा रहा हूँ, ये आज है ना पूरी ट्रेडिंग आ गई। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। अब आपने 2 पहलवान समझ लें, एक सेलर पहलवान है, एक बायर पहलवान है, 2 पहलवान है, ठीक है। अब रेट, ये लाइन जो है ना, इसका रेट चल रहा है, ठीक है। इस बात को जो समझ गया ना वो ट्रेडिंग समझ गया। मैं एक ही जुमले में कह रहा हूँ, इतनी तवज्जो रखनी है कि इस बात की समझ आ गई, ट्रेडिंग समझ आ गई। आप देखें, आपने देखना इन्हीं कैंडल्स को होता है, और तो आपके पास कुछ है नहीं देखने को, इन्हीं कैंडल्स को देखना है ना। ये कैंडल्स जो होती हैं ये पहलवानों का नतीजा होता है, ठीक है। क्या होता है? इन पहलवानों का रिजल्ट होता है, ठीक है जी। ये इनका रिजल्ट और नतीजा। अब यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, ये ऊपर खींचने वाले रस्साकशी, और ये पहलवान है, कुछ भी समझ ले, रस्साकशी कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। ये सेंटर है इसका, ठीक है। और ये एक टीम इधर बायर की है, सही है, एक टीम बायर की है और एक नीचे सेलर की है, ठीक है। अब दोनों पहलवान जोर लगा रहे हैं कि सेलर कहते हैं इसको, इस रेट को मैं खींच के अपनी तरफ ले आऊं, ठीक है, और बायर कहते हैं हम खींच के अपनी तरफ ले जाएं। आज ट्रेडिंग अगर समझ नहीं आती ना, फिर आप छोड़ दो बस, ठीक है। तो इस बात को समझो, 2 चीजें इसके अंदर, और तो कोई नहीं है ना, एक बायर है एक सेलर है, 2 चीजें हैं, कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है, इसके अलावा तो कोई काम नहीं हो रहा। तो जो बायर है वो कहता है मैं इसको ऊपर खींच के ले जाऊं, ठीक है, मतलब रेट बढ़ाऊं। बायर जो है वो खरीदेगा, डिमांड पैदा होगी तो रेट बढ़ेगा, ऐसे होगा ना। सप्लाई डिमांड में पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट दे चुका हूँ। अब कोई चीज खरीदेंगे, उसका क्या होगा, डिमांड पैदा होगी ना। बोले बोले बोले, जल्दी जल्दी।
ऐसे होगा। चलें, अब कोई चीज सेल करेंगे, किसी को मतलब चीज सेल करेंगे तो साफ ज़ाहिर है उधर क्या पैदा होगी, सप्लाई पैदा होगी। आपके पास थी, आपने जाके सेल कर दी, सप्लाई होगी ना। तो दो पहलवान है, एक बायर एक सेलर। सेलर कहता है मैं अपनी तरफ ले जाऊं, बायर जोर लगाता है अपनी तरफ। तो अब उसका जो नतीजा एंड में आता है, देखिए बात होती है उसके रिजल्ट की, वो हम कहाँ पे देखते हैं भी कौन स्ट्रांग था, कौन अपनी तरफ ले गया, वो हमें ये कैंडल्स बताती हैं। डेमो वाले हो ना क्लास में, डेमो वाले जरा तवज्जो कर लो, कैंडल रीड करने का तरीका बता रहा हूं जी। बात समझ आ गई? वो हम यहाँ पे देखते हैं, इस कैंडल में, इस कैंडल में, इस कैंडल में, इस कैंडल में, सारी कैंडल्स में, ये नहीं एक कैंडल में, जैसे ही ये उसका नतीजा हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये बातें कोई नहीं बताता, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये बातें कोई नहीं बताता, नोट करते जाना या फिर तवज्जो रखो, बात को समझो। अच्छा, दो पहलवान, एक बायर एक सेलर। सेलर कहता है मैं अपनी तरफ ले जाऊं, बायर कहता है मैं अपनी तरफ ले जाऊं। तो उसका हम जो नतीजा अखज करते हैं, अच्छा बायर जीत जाए तो साफ ज़ाहिर है हमें पता है वो क्या करके जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएगा, तो हम बाय करेंगे। क्या ख्याल है? बोले बोले बोले, जल्दी जल्दी बोला करो। जी अगर सर ऐसे ही। आपको पता चल जाए कि बायर यहाँ पे ताकतवर ज्यादा है तो आप वो चीज बाय करोगे। आपको पता चल जाए जी सेलर यहाँ पे ताकतवर ज्यादा है तो आप सेल करोगे। ऐसे हो गया। तो अब यहाँ पे आते हैं, देखें यहाँ पे सेलर ने लगाया जोर मुकम्मल इस कैंडल में। देखें अभी एंट्री नहीं सिखा रहा, सिर्फ आपको कैंडल रीड करने का तरीका बता रहा हूं। ये देखें पूरी रेड बनी है, इसका मतलब है ये यहां से रेड शुरू हुआ और 4 घंटे बाद यहां पे जाके इसने क्लोज दिया, मतलब पूरे 4 घंटे इसको नीचे ही ले गया। मतलब थोड़ा ऊपर भी जाता होगा, नीचे भी आता होगा, ये नहीं कि एक ही दम बस नीचे लेके आया, 4 घंटे यहाँ रोक के रखा और 4 घंटे पूरे हो गए, नहीं। कभी ऊपर कभी, जैसे ये हो रहा है, देखें ये हो रहा है ना ऊपर नीचे, ऐसे होता रहा, पहलवान लड़ते रहे, मुकाबला चलता रहा, एंड में सेलर ज्यादा ताकतवर थे, वो खींच खींच के चाहे थोड़ा 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 करके आखिरकार जब नतीजा अनाउंस हुआ, 4 घंटे पूरे हुए, रेफरी ने सीटी बजाई, उसने कहा रुक जाओ, तो तब सेलर उसको खींच के यहां तक ले आ चुके थे। इसका मतलब है यहाँ पे सेलर स्ट्रांग थे। ठीक है, क्लियर हो गया। उससे अगली कैंडल शुरू हुई यहीं से, जहां पे पिछली कैंडल क्लोज होती है अगली वहीं से शुरू होती है। देखें ये कैंडल शुरू हुई, अभी आपको एंट्री नहीं बता रहा, सिर्फ कैंडल रीड करने का तरीका बता रहा हूं। यहां से शुरू हुई, बायर ने कहा जी पिछली गेम तो हम हार गए पिछले 4 घंटे में, अब हमने जोर लगाना है। उन्होंने जोर लगाया और खींच के ले गए सीधा ऊपर, और ऊपर भी इतना ले गए कि अगर पिछली सेलर ने जोर लगा के 4 घंटे में अगर वो उन्होंने 100 रुपए गिराए थे, मतलब 100 फुट या 100 इंच अपनी तरफ ले गए थे, तो इन्होंने उसका 100 इंच भी क्लियर किया और उल्टा अपनी तरफ भी ले गए। क्लियर हो गया। और कहां तक ले गए, ये यहां तक, ऊपर जो विक बनी हुई है यहां तक ले गए, फिर सेलर ने थोड़ा सा जोर लगाया और वापस यहां आके 4 घंटे पूरे हो गए। अब समझ आ रही है कैंडल कैसे रीड करनी है? बोले साथ साथ, बोले बोले बोले। जी सर समझ आ रही है। जी अच्छा जी समझ आ रही है। गुड हो गया। अच्छा यहाँ पे अब बायर स्ट्रांग हो गए, ऐसी बात है ना। अभी मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, एंट्री नहीं बता रहा, अभी सिर्फ मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, सिर्फ कैंडल को रीड करने का तरीका। आप जब चार्ट खोलोगे, अब मैं आपको समझाता हूँ विक्स वाली। देखिए इसमें सिंपली बायर पूरे 4 घंटे, सेलर स्ट्रांग थे, इसमें बायर स्ट्रांग थे पूरे 4 घंटे, ऐसे है ना। अब जो विक्स होती है वो क्या होती है, अभी इस कैंडल को पकड़ लेते हैं। देखिए इसमें यहीं से रेट स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ठीक है। एकदम से पहले या सेलर ले गए नीचे, नीचे सेलर ले गए यहाँ तक, जहां तक विक बनी हुई है, ये यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से बायर ने जोर लगाया, उन्होंने कहा यार क्या कर रहे हो, जीतना है, ये हो गया वो, उन्होंने जोर लगाया और वो सीधा ले गए यहाँ तक, ठीक है। सेलर ने कहा यार हम तो अपनी तरफ ले आए थे, फिर वो खींच के ले गए, हिम्मत करो टाइम एंड होने वाला है, ये हुआ वो, उन्होंने फिर जोर लगाया, वापस यहाँ पे आके क्लोज हो गया, टाइम खत्म हो गया। मतलब ये जो ऊपर वाला ये विक बनी है, ये ज्यादा लंबी बनी है या नीचे वाली विक ज्यादा लंबी बनी है? अब समझना बात। ऊपर ऊपर वाली। वाले। ऊपर ऊपर वाली। वाली। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ जी, जुल्फकार आप बोलना, ये इस कैंडल पे अगर देखा जाए तो कौन स्ट्रांग था, बायर या सेलर? बायर सर।
बायर जी, यासिर आप बोलो जल्दी जल्दी। जी सर, बायर सर स्ट्रांग था। बायर स्ट्रांग था जी। क्या नाम है, शायद आप बोलो, शायद है क्लास में। जी सर, बायर बायर था सर मजबूत। देखें अब आप सारों का जवाब जो है ना वो गलत है। यहाँ पे सेलर स्ट्रांग था। अब मेरी बात सुने, सेलर ने क्या किया, देखे बायर तो अपना जोर लगा के ले गए थे इतना, लेकिन सेलर ने क्या किया, उसके सारे जोर को खत्म किया। मतलब सेलर अब स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। जिस तरफ विक ज्यादा होगी, अगर ऊपर की तरफ विक ज्यादा होगी तो सेलर स्ट्रांग है, और नीचे की तरफ विक ज्यादा होगी, जैसे ये बनी हुई है यहाँ पे देखें, यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। अब बात क्लियर हुई। देखे ना वो नीचे तो ले गए, देखे सेलर ले गए नीचे, मानते हैं उनके पास ताकत थी, लेकिन ताकत तो वो खत्म हो चुकी है। बायर ने जोर लगा के वो खत्म कर दिया, उसी उसी टाइम के अंदर ही उन्होंने उनकी ताकत को खत्म कर दिया। क्या कहते हो, अब समझ आई बात की? बोले बोले बोले, नहीं आई समझ? समझ आ गई। नहीं आई, बोले, आवाज क्लियर नहीं आई। कोई सर एक समझ आ गई। आ गई है समझ? जी, यासिर, जुल्फकार, बिलाल, सबको समझ आ गई? सर सर एक दफा फिर मतलब समझा जिस दें तरह प्लीज। विक, सॉरी सर, जिस तरह विक लंबी होगी उसकी दूसरी तरफ वाले जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे, ऐसे ही। जी जी ऐसे, और खास तौर पे फिर शेप भी देखनी है। अब देखें, मैं आपको इधर ही एक कैंडल बना के देख देता हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ी कैंडल, वाज़े ताकि समझ आ जाए। ये यहाँ पे ये स्टार्ट हुई, और बल्कि यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज हुई। ऊपर वाले को आप रेज कर दें, एक मिसाल, ये इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। कैंडल इतनी सी है, नीचे छोटी सी, समझ आ रही है मेरी बात की? ये कैंडल है ये। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जितनी विक ऊपर बनी हुई है, देखें ये सारी विक है ना ऊपर वाली, तो इसका मतलब है इतना सेलर नीचे लेके आए, यहां तक ले गए थे बायर, मानते हैं ये बात, ठीक है। बायर ने जोर लगाया, लेकिन उसकी ताकत बची कहाँ, वो तो खत्म हो गई, वो वापस ले आए, उनकी ताकत को खत्म कर दिया। हमने तो एंड देखना है ना, जब रिजल्ट अनाउंस हो हमने तो तब देखना है, जब ये कैंडल क्लोज हो और नई बनना शुरू कर दे, तब हमने देखना है। जब नई यहाँ पे नई स्टार्ट हो जाए बनना, तब हमने देखना है, ठीक है। तो अब मेरी बात सबको क्लियर हुई है या अभी भी कोई डाउट है? बोले जी सर, बोले। आप क्लियर हो चुकी है। क्लियर हो जी गई, सर चलें। क्लियर है सर। बस यही ट्रेडिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप ये कैंडल्स पढ़ना सही तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको ट्रेडिंग आ गई, सही है। अब देखें बार बार मार्केट, देखें बायर जोर लगा रहे हैं। अब थोड़ी इसको कहानी को लंबा लेके चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इधर ही मार्केट को। अब देखें बायर जोर लगा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, सेलर ऊपर से स्ट्रांग है, वापस फेंक देते हैं, फिर बायर जोर लगा रहे हैं। अब वही पेंडिंग ऑर्डर वाली बात भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऑर्डर पड़े हैं ना, वो जैसे मार्केट के अंदर डिमांड पैदा होती है, ऊपर जाते हैं, ऊपर से सेलर सेलर हिट होते हैं तो सप्लाई मिलती है, फिर वापस आ जाती है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर वापस आ जाती है। इसका मतलब है अब मार्केट नीचे आने के चांस हैं। एक बात कह रहा हूं, अभी आपने पूरा मेथड नहीं पढ़ा, सिर्फ रीडिंग की बात करें। अब देखिए ये इस क्लोजिंग को देखेंगे, ये 4 घंटे में भी अगर विक बनाती है, देखिए बायर भी तो जोर लगा रहा है ना ऊपर की तरफ है, अगर ये भी ऐसे ऊपर जाके फिर वापस आती है, यहाँ पे आके क्लोज दे देती है, तब हम कहेंगे सेलर स्ट्रांग है, ठीक है। नहीं तो इसको देखा जाए ना, अभी तक बायर स्ट्रांग है, ठीक है। क्योंकि ये देखें इसमें अच्छी खासी डिमांड पैदा हुई थी, और अभी तक वो देखें मार्केट को उसने नीचे नहीं आने दिया, ऊपर जा रही है। अब ऊपर भी सप्लाई हिट हो रही है, जो मेरा मानना है वो यहाँ तक अभी मार्केट आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से बाय जाके यहाँ से सेल हो सकती है। ये वैसे मतलब अभी जर्नल बात करें, कोई बैकग्राउंड नहीं देख रहे, ट्रेडिंग में अभी बहुत सी चीजें होती है, बैकग्राउंड भी होता है, हर चीज होती है। ये सिर्फ रीडिंग कैंडल्स को कैसे करनी है वो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप देखो, आपने देखना है अभी कौन सा पहलवान तगड़ा है, आपने उसकी टीम में शामिल हो जाना, ठीक है। सिर्फ एक कैंडल को देख के नहीं, ये भी याद रखना बात, एक कैंडल को देख के नहीं शामिल हो जाना, बल्कि क्या करना है, पूरे चार्ट की रीडिंग करनी है। ये नहीं हर हर कैंडल को नहीं देखना, आप चार्ट की शेप को देखोगे कि किस तरफ जा रहा है, डाउन में ज्यादा जा रहा है या अप में। ये ट्रेंड लाइन आगे जाके पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई सवाल कर सकता है अभी, फिर आगे चलते हैं। कैंडल आप रीड कर लोगे? बोले जी यार, इंशाल्लाह। एक तो बोलते नहीं हो। अच्छा,
जी सर। उसके अलावा अब बात आ जाती है जी अगला पॉइंट। देखिए इसके ऊपर तफसीली बात नहीं हुई थी पिछली क्लास में, इसलिए मैंने दोबारा शामिल किया है कि एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लोगों के ना फेल होते हैं। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सीख के भी अगले कहते हैं यार ये काम नहीं कर रहा, फेल हो रहा है, ये हो रहा है वो। उनको सही यार चीजों का पता नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों फेल होते हैं। तो एक तो ये चीज होगी कि उनको कैंडल सही तरीके से रीड करना नहीं आती, वो इसको नहीं देखते। असल प्राइस एक्शन कैंडल रीड करना है, ठीक है। वो सिर्फ क्या कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो हमने लगा दिया बस ये वैसे काम करे, ठीक है। तो उसमें गलती क्या, एक गलती तो ये हो गई कि क्या उनको कैंडल्स रीड करनी नहीं आती। दूसरा वो टाइम फ्रेम गलत इस्तेमाल करते हैं, M1 M5 M15 M30 H1। इस H1 में शायद थोड़ा बहुत मैं काम करता हूं, लेकिन अभी आपको मना है। तो इनमें कौन यार लेवल लगाता है? M1 का लेवल कितना स्ट्रांग होगा? 1 मिनट जहां पे मार्केट रिजेक्ट हुई हो वो कितना स्ट्रांग होगा? रिजेक्ट पे हम लेवल लगाते हैं, जहां से मार्केट रिजेक्ट हो हम लेवल लगाते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट का लेवल क्या 3 मिनट नीचे चली जाएगी, अगले 2 मिनट में फिर उसको क्रॉस कर देगी, ऐसे है बात तो ना बनी। तो लेवल कौन सा स्ट्रांग होता है? वो H4 मतलब डे 1, और जितना बड़ा करते जाओ वीकली उससे स्ट्रांग होगा। बात समझ आ रही है? H1 है वो, उसको कह सकते हैं स्ट्रांग लेवल, ठीक है। तो H4 जो आ गया वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग, डे 1 आ गया तो वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग, और डे 1 से फिर अगला अगर वीकली आ गया तो वो डे 1 से भी ज्यादा स्ट्रांग, वीकली से अगला मंथली आ गया तो वो वीकली से भी ज्यादा स्ट्रांग, ऐसे ईयरली आ गया तो वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग। ये सिंपली सी बात है। अब जो बात है हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, हम एनालिसिस के लिए जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं, क्योंकि हम डे ट्रेडर हैं, पहले मैं कह चुका हूं, तो हम जो यूज करते हैं वो है क्या? बोले बोले बोले, अभी बताया है। डे 1 और H4 का सर। गुड हो गया, डे 1 और H4 का, ठीक है। H4 अच्छा, जी सर। उसके बाद वो क्या करते हैं, क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो रॉन्ग टाइम फ्रेम यूज करते हैं, उनको पता नहीं है टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है लेवल लगाते वक्त। सारी बात अभी लेवल की हो रही है कि क्यों फेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जूम सेटिंग शुड बी 250 to 300। अच्छा ये भी आप क्लियर कर दूं क्योंकि टाइम कम है, इसी को अच्छे से मैंने वजाहत कर दिया है, तो इसी के ऊपर ही बात मजीद कर लेते हैं, इसी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अब बात जहन में रखना, ये फिक्रा माइंड में रखना, जूम सेटिंग शुड बी 250 to 300। अब देखें ये चार्ट है, इसके ऊपर जो कैंडल्स शो हो रही है ना, कैंडल्स, ठीक है, ये आपकी 250 से 300 शो होनी चाहिए। ये देखो ऐसे गिन तो नहीं सकते 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको आगे जाके एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसको कहते हैं जूम इन जूम आउट। ये देखें जमा पे अगर क्लिक करोगे, ये जमा का निशान है तो ये बड़ी होती जाएंगी, देखें, ठीक है। माइनस पे क्लिक करोगे तो ये छोटी होती जाएंगी। तो आपका चार्ट इतना होना चाहिए, कितना? इतना होना चाहिए कि आप क्या कर सको, आप 250 से 300 कैंडल्स होनी चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा कि 250 से 300 हैं या नहीं, ठीक है। अब ये सवाल पैदा होता है। अब सुनो, जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने एक टूल्स बताया था, टूल जो खड़ा हुआ है मेजरमेंट वाला टूल, ये साइड पे, इसको क्लिक करोगे। ये रोज रोज तो नहीं करना, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा मजीद, आप जब बार बार इस्तेमाल करोगे। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपने शुरू से, चार्ट के शुरू पे ले आके कर्सर को क्लिक करना है और एंड तक ले जाना है। ये देखें, ये जहां तक आप देख रहे हैं, ये यहां तक देखें 279 बार, तो 250 से 300 के दरमियान है ना 279। बोले 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 जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर बिल्कुल। अगर नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लें, ये देखें ये लिखा हुआ है 278 बार, इसका मतलब है 278 कैंडल है ये चार्ट के ऊपर। तो जब भी आप एनालिसिस करने लगो, आपके चार्ट के ऊपर 250 से 300 कैंडल होना लाजमी है, क्योंकि वो इस चीज को इग्नोर करते हैं। इस वजह से उनका क्या होता है, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं? बोले बोले बोले, फेल होते हैं। क्या होते हैं? बोल दो यार। फेल होते हैं। फेल होते हैं सर। फेल होते हैं, यही पार्ट है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फेल क्यों होते हैं? इसका मतलब है ये गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाते हो, ठीक है। उसके बाद जी। नॉट यूज ओनली लाइन, क्या करते हैं
वो सिर्फ एक लाइन लगा देते हैं। आपने सिर्फ लाइन नहीं लगानी, एरिया क्रिएट करना है। अब ये भी चार्ट के ऊपर जाके बात कर लेते हैं जी। अब देखें, ये हैं लाइंस, इसमें एक है जी हॉरिजेंटल लाइन, ये देखें लिखा हुआ आ रहा है ना हॉरिजेंटल लाइन जी बिल्कुल आ रहा है नजर जी। यहाँ पे देखें जिस जगह पे रिजेक्शन हो रही हो ना, देखें यहाँ से रिजेक्ट हुई है जी मार्केट, सर। वो ऐसे एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। इसको ऊपर नीचे करें, ये देखें ये हो जाती है, ठीक है। अभी भी मेरी लाइन जो है वो ज्यादा 4 पिक्सल वाली है, उनकी ऐसे होती है, देखें वो ऐसे लगाते हैं, ये देखें ऐसे लाइन लगा दी, ये उनका लेवल हो गया। लेकिन हमने ये लाइन नहीं लगानी, हमने एरिया क्रिएट करना है। तो एरिया कैसे क्रिएट होगा, तो वो क्या मैंने आप लोगों को बताया, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और 20 से कितने बताया था, बल्कि आप लोगों से पूछ लेता हूँ कितना, 20 से 30 सर। 20 से पिप्स की रेंज 30 से ज्यादा नहीं पिप्स होना का। ये ऐसे इतना बड़ा भी ना हो, इतना ज्यादा छोटा बेशक हो, क्योंकि हमने टचेस देखने हैं, अगर टचेस मिल रहे हैं तो थोड़ा बड़ा करेंगे, वरना ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन भी लगा सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, एरिया क्रिएट करना है। देखें जहां पे आप लोगों को टचेस ज्यादा मिले, ये देखें यहाँ पे टच ज्यादा मिल रहे हैं। अब देखें ये टच है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, नजर आ रहा है ना, नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ से टच हो रही है, फिर यहाँ से टच हो रही है, ये रिजेक्ट हो रही है, और पीछे अगर आके देखें यहाँ से थोड़ी ऊपर चली गई, लेकिन यहाँ पे टच हो रही है। देखें अब हमने देखे थोड़ी सी जगह इधर बची हुई है और थोड़ी सी इधर भी बची हुई है, टच नहीं हो रही, तो हम अब थोड़ा एरिया बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं जी एरिया क्रिएट करना रेक्टेंगल के जरिए। देखें ऊपर से हो गया टच जी, और नीचे से भी थोड़ा सा नीचे कर, यहाँ से कर देते, हो गया टच, ये आखिरी को इसको टच करें, बस ये हो गया। नजर आ रहा है ना, अब टच हो रहा है ना, बोले जी सर हो रहा है। देखिए इस पॉइंट पे भी टच हुआ है, इस पॉइंट पे भी देखिए, ये 2 पॉइंट भी हैं और ये भी है और ये भी है। तो इसका मतलब ये हमारा एक लेवल लग गया, ठीक है। तो लेवल लगाते वक्त एरिया क्रिएट करना है। अब बात हो रही थी एरिया की, तो अब समझ आ गई एरिया कैसे क्रिएट होता है। चलें जी, और क्या है, टाइम बिल्कुल 4 मिनट रहते हैं। तो नॉट यूज ओनली लाइन, यूज एरिया और रेक्टेंगल यूज करनी है इसके लिए। उसके बाद इन H4 टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेंज मस्ट बी बिटवीन 20 to 30 पिप्स, ये पहले पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे एंड कर रहे हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मजीद जो स्लाइड्स बच गई हैं तो उन पे बात होगी। देखिए ये स्लाइड्स तकरीबन पुरानी थी, चले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ, फिर आप लोगों के सवाल जो हैं वो ले लेते हैं।